नमस्ते दोस्तों। पिछले कुछ वीडियोस में हमने जाना किस प्रकार से तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोगों ने जहां पत्थर मिला वहां पत्थर, जहां थूक मिला वहां थूक, जहां जहालत मिली वहां जहालत, गालियां देना या अश्लील बातें करना, ये सब कुछ जहां तक करना था वो किया। पेशाबों को बोतल में भर भर करके फेंका गया लोगों के द्वारा, ये सब कुछ हुआ। यहाँ तक कि गलत जानकारी फैला करके, अफवाह फैला करके ये भी कहा गया इंदौर जैसे जगहों पर के जहर के इंजेक्शन लगाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश मुरादाबाद में ये कहा गया कि तुम लोग तो खाने के लिए ही नहीं देते हैं। आप इस वीडियो से जस्ट पिछली वीडियो देखिए, उसमें खुद मुसलमानों ने खुद वीडियो बनाया है उन क्वारंटाइन हाउस का, जहाँ से मुसलमानों के खुद के वीडियोस आए हैं और वो खुद बता रहे हैं कि हमको होटल जैसी जगह में रखा गया और बहुत अच्छा खाना यहाँ पर दिया जा रहा है और हमारी बहुत सेवा यहाँ पर की जा रही है। उन लोगों ने खुद इस बात को स्वीकार किया है। आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें ताकि आपको पता लग सके कि ये जो जाहिल जमाती हैं, ये लोग किस प्रकार से गलत अफवाहों को फैला करके जो टैक्स पेयर्स हैं उनकी गाढ़ी कमाई जो इनकी सेवा में खर्च की जा रही है उसको भी गलत बता करके ये लोग उसी गाढ़ी कमाई से सैलरी पाने वाले डॉक्टर्स और पुलिस वालों को पीट रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इससे भी बड़ी जो खबर है वो है तबलीगी जमात के ऊपर क्राइम ब्रांच का छापा। अभी तक की जितनी भी खबर है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। निज़ामुद्दीन के तबलीगी जमात के मरकज़ मामले में क्राइम ब्रांच की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे कई सारे चौंकाने वाले खुलासे भी हो रहे हैं। क्राइम ब्रांच को अभी तक अपनी जांच में पता चला है कि मरकज़ को साल 2005 के बाद हवाला के जरिए सऊदी अरब और बाकी के जितने भी गल्फ़ और मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वहाँ से मरकज़ में आने वाले जमातियों के खाने पीने के नाम पर नकद पैसा आता था। इसी बात को पुख्ता करने के लिए क्राइम ब्रांच ने मरकज़ को 19 CRPC के तहत नोटिस भी जारी किया था और मरकज़ के बैंक अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट मुहैया कराने के साथ साथ वहां पर काम करने वाले कर्मचारी मरकज़ के खर्चों समेत काफ़ी सारी जानकारी मांगी थी। क्राइम ब्रांच के सूत्रों की माने तो मरकज़ में ज़्यादातर फंडिंग हवाला के जरिए ही हो रही थी, मतलब बाहर से पैसा यहाँ आना और वो भी कैश में मरकज़ तक पहुँचना। बुधवार को क्राइम ब्रांच की एक टीम एक बार फिर से मरकज़ के अंदर गई और फिर पूरे मरकज़ की तलाशी ली गई। आपको ही पता है कि वो पूरी तरीके से सील कर दी गई है। क्राइम ब्रांच की टीम तकरीबन 3 घंटे तक वहां पर रही, आसपास के लोगों तक से बातचीत की। मौलाना साद की मरकज़ का अमीर बनाने की जो कहानी है वो बेहद ही रोचक है। निजामुद्दीन के तबलीगी जमात के मरकज़ के जो मुखिया है उसको अमीर बोला जाता है। मोहम्मद साद तबलीग के संस्थापक इलियास कांधलावी का पोता है। इसकी पैदाइश है 1965 में यूपी के शामली में और नवंबर 2015 से तबलीग का सबसे ऊंचे ओहदे का अमीर भी वही है। तबलीग की सबसे बड़ी एडवाइज़री काउंसिल को शूरा कहते हैं। और आपने एक बात सुनी होगी कि जब हम देश के शासन करने वाले व्यक्ति की बात करते हैं तो वहाँ पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की बात आती है, लेकिन अगर हम इस्लाम की भाषा में कहें तो अमीर ही शासक होता है, शासक को ही अमीर कहा जाता है। इसीलिए जो निज़ामुद्दीन की मरकज़ है उसको उनका संसद कहा जाता है और जो साद है इसके खिलाफ ज़रा सा भी अगर आप कुछ बोलेंगे तो मुसलमान आपके ऊपर टूट पड़ेंगे, क्योंकि आज की तारीख में साद ही इनका अमीर है, अर्थात उस संसद को चलाने वाला इन लोगों का प्रधानमंत्री है। इसीलिए ये लोग हमेशा जो भारत में एक कानून की बात की जाती है ये उसका विरोध करते हैं और अपने शरिया कानून को अपने हिसाब से लागू भी करवाना चाहते हैं। साद तबलीगी का अमीर बनने से पहले 1995 से लेकर के 2015 तक शूरा का केवल एक सदस्य रहा है। साद के दादा मौलाना इलियास कांधालवी पहले अमीर रहे हैं। बाद में इलियास के बेटे मौलाना मोहम्मद यूसुफ कंधालवी और मौलाना इनाम उल हसन ये लोग अमीर बने थे। 1995 से पहले जुबैर के पिता अमीर थे, लेकिन 1995 में उनकी मौत के बाद में उसके बेटे जुबैर को अमीर बनना था। लेकिन मौलाना साद ने मेवात से अपने लोगों को बुला करके जुबैर और उसके समर्थकों के साथ में हिंसा की और ऐलान कर दिया कि मरकज़ में अब कोई अमीर नहीं होगा। यानी कि जिस प्रकार से पहले मोहम्मद साहब के मरने के बाद में इन लोगों की लड़ाइयाँ उस गद्दी उस खलीफाई के लिए चली थी, वही सेम डिट्टो आज भी ज्यों की त्यों हैं। क्या इस इस्लाम को वो वाला इस्लाम कहा जा सकता है जो मोहम्मद साहब छोड़ करके गए होंगे?
बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि उसकी तो ऐसी तैसी उनके खुद के परिवार वालों ने कर दी थी। अब ये कंधालवी पंधालवी तो उनके लगते ही क्या है। ये बात तय कर देने के बाद कि मरकज में अब कोई अमीर नहीं होगा, ये तय किया गया कि एक कमेटी इसको चलाएगी, जिसमें जुबैर और मौलाना साद के अलावा कई और भी सदस्य होंगे। लेकिन 2014 में जुबैर की मौत के बाद में मौलाना साद अपने आप को मरकज का अमीर घोषित कर देता है, स्वयं ही, क्योंकि यहाँ पर इस्लामिक हुकूमत के अंदर लोकतंत्र की कोई अवधारणा होती ही नहीं है। और मैंने पहले बता दिया कि जो मरकज है वो संसद है और अमीर इनका राजा है। और उस बात का विरोध करने वाले लोगों की दिन 4 जून 2016 को बुरी तरीके से पिटाई भी की गई थी। इसके बाद मौलाना साद के हाथ में मरकज जो था वो पूरी तरीके से आ गया था, इसकी बागडोर। मौलाना साद के रसूख का आलम यह है कि इलाके की पुलिस भी बिना इजाज़त के मरकज में नहीं पहुंच सकती थी। इलाके के डीसीपी भी मौलाना साद से मिलने के लिए 2-2 घंटे तक इंतज़ार करते थे। पहले मरकज में मजहब के प्रचार के लिए जमाती अपने पैसों को खर्च करते थे, लेकिन 2005 के बाद में मौलाना साद ने सऊदी अरब समेत अन्य देशों के दौलतमंद तबलीगी जमात के लोगों को इस मजहब के प्रचार प्रसार के लिए नगद पैसा देने को कहा, तो उन देशों से ज़्यादातर पैसा हवाला के जरिए मरकज पहुंचता रहा। लेकिन ये पैसा मंगवाया क्यों गया, इस बात के पीछे कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं है। बात असल में ये है कि मरकज़ के द्वारा जितने भी जमाती निकाले जाते हैं, ये लोग जमात लेकर के निकलते हैं। इस पूरी ट्रेनिंग के बाद में ये लोग घर घर पहुंचते हैं, वहाँ से बच्चों को मांगते हैं, उन लोगों को ले जा कर के भी मरकज़ में भर्ती कराया जाता है। वहाँ से जो ट्रेंड लोग होते हैं वो लोग घर घर में जा कर के बच्चों को ट्यूशन देते हैं। जो बच्चा, आपका बच्चा यदि स्कूल में पढ़ता और यदि आप अपने बचपन में स्कूल में पढ़े हों, यदि आप अभी 12th या बीएससी के आसपास हों, तो आप अगर थोड़ा सा बैक में जाएंगे और थोड़ा सा ध्यान करेंगे कि जो आपके साथ के मुस्लिम बच्चे थे, उन्होंने कहीं ना कहीं इस बात को स्वीकार किया होगा कि घर जाने के बाद में एक अध्यापक अलग से आता है जो उनको अरबी या उर्दू भी सिखाता है, उनको कुरान पढ़ाता है, या उनको 1 घंटे या 1.5 घंटे के लिए कहीं ना कहीं किसी मदरसे में जाना पड़ता है। यह प्रत्येक मुसलमान के लिए बेहद इम्पोर्टेंट क्लास होती है और ये सारे के सारे तबलीग से ही निकलते हैं। वहीं पर उन बच्चों को वो नफ़रत सिखाई जाती है जो गैर मुसलमानों से की जानी चाहिए, इनके अनुसार वो सब वहाँ से की जाती है। साथ ही साथ जो कन्वर्ज़न का काम होता है, मेवात, हमने पिछले दिनों नीरज अत्री जी से बात की थी और वहाँ हमको पता लगा था कि पूरा का पूरा जो मेवात था वो राजपूतों का क्षेत्र था और वहाँ पर जो छोटी सी मस्जिद भी बनी थी वो भी उनसे अछूती नहीं थी, वो कभी भी आकर उसको तोड़ डालते थे। लेकिन तबलीग की जो स्थापना की थी कंधालवी ने, उसकी शुरुआत की थी मेवात से ही। मेवात में स्वयं जो मुसलमान बन चुके थे वो लोग हिंदुओं की तरह रहते थे और शुद्धि आंदोलन में जो आर्य समाज के द्वारा चलाया गया था उसमें काफ़ी लोग वापस भी आ गए थे। उसी मेवात में इन लोगों ने अपना गढ़ बनाया और उसी के आधार पर, उसी की शक्ति के आधार पर बलपूर्वक इस मौलाना साद ने पूरी की पूरी तबलीग के ऊपर अपना कब्जा कर लिया था। अब आप ज़रा ये सोचिए कि ये जो लोग हैं वो जो कन्वर्ज़न के लिए जाते हैं वो देश का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। इस देश में कितने भी तरीके के जो जिहाद चले हुए हैं, इन सब की फंडिंग कहाँ से होती है। मौलाना साद के पास में ऐसा क्या प्लान था कि सारे जितने भी अरब कंट्रीज़ थे उन लोगों ने इसको कैश में पैसा देना शुरू कर दिया। कैश में ही देना शुरू क्यों किया, हवाला के माध्यम से ही देना शुरू क्यों किया। हलाला सर्टिफिकेशन की बात भी यहाँ पर उठती है कि उसके द्वारा जितनी भी की हुई कमाई है वो कितनी हवाला के माध्यम से इन तबलीगों को पहुँचती है। क्या ऐसा प्लान दिया, क्या ऐसा पॉइंट दिया, क्या ऐसी अपनी तरफ से ऐसे कौन से आश्वासन दिए अरब कंट्रीज़ को कि वहाँ से इतनी बड़ी मात्रा में पैसा आना शुरू हो गया। ये सब चीज़ों के ऊपर गौर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इस तह को और ज़्यादा गहराई तक उधेड़ा गया तो हमें जल्दी ही मौलाना साद और इसके जितने भी गुर्गे हैं इन सब के बारे में अच्छी तरीके से पता लग जाएगा। जैसे मैं आपको बता दूं कि मौलाना साद अभी तक भी अपनी जो रिपोर्ट है वो सरकार को सुपुर्द नहीं कर पाया है, केवल अपनी जांच में ही बता रहा है कि वो नेगेटिव पाया गया है।
जबकि दूसरी बात यह है कि उसके नज़दीक के सबसे नज़दीकी 2 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं कोरोना वायरस के। ऐसे में मौलाना साद क्या छिपा रहा है, अभी उसने क्या क्या छिपा रखा है अपने बारे में, और ये जितना भी लेन देन हुआ है इस देश को बेचने के बारे में, मैं सीधा ही कहूँगा कि यदि हवाला से पैसा आता है, तबलीगी जमात में लगता है, लोगों को वहाँ पर फ्री में बुलाया जाता है, और फ्री में बुलाया जाता है इसलिए तादाद भी अब ज़्यादा बढ़ती जा रही है, इन सब के पीछे का षड्यंत्र क्या था, इन सब के पीछे के षड्यंत्रों का खुलासा होना चाहिए। तभी जा कर के हमारा देश इस अंदेशे से बाहर निकल सकता है, इस संदेह से बाहर निकल सकता है कि भीतरघात में मौलाना साद, इसकी पूरी की पूरी तबलीगी जमात और इस देश के तथाकथित अल्पसंख्यक मुसलमानों का बहुत बड़ा क्षेत्र, यानी कि बहुत बड़ी संख्या इस देश को बेचने के लिए कौन कौन से अंदरघात भीतरघात की प्लानिंग कर रहे थे इस देश के खिलाफ ही स्लीपर सेल बना करके। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आप इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करेंगे। मेरे संग बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।